प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद क्या बिहार की सियासत में कोई परिवर्तन होने जा रहा है, क्या बिहार की सियासत का माहौल बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि एनडीए के पक्ष में जेडीयू भी दिखाई पड़ा है। सवाल यह उठता है कि क्या जेडीयू को आरजेडी इस मुद्दे पर घेरेगी। सवाल यह भी उठता है कि जन स्वराज पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर के आक्रामक होगी। दरअसल वक्फ संशोधन बिल जैसे ही सदन में पेश किया गया, विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमले सत्ता पक्ष के ऊपर करना शुरू कर दिया। राज्यसभा में तो विपक्ष वॉकआउट कर गया और जहां तक सवाल है लोकसभा में, तो बिल पेश करने के बाद फौरन आईटी बिल पेश किया गया और फिर लोकसभा को एडजर्न कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी लगातार यह कह रहे हैं कि अगर बिल को इसी प्रारूप में कानून बनाया गया तो देश और समाज अस्थिर हो सकता है। सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसे फर्जी बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है कि हमने जो संशोधन सरकार के सामने पेश किया था, जो सुझाव दिया था, सरकार ने इसको मान लिया, इसलिए इस पर किसी तरह की बात करना बेईमानी है। सवाल यह उठता है कि बेहद सेंसिटिव बिल को लेकर के क्या बिहार की राजनीति बदलेगी। सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्या ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है, या विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आइए आपको पहले सुनाते हैं कि सत्ता पक्ष के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, जेडीयू के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड में जेपीसी को हम लोगों ने जो भी सुझाव दिए हैं वो शामिल किए गए हैं, और अब इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के वो तमाम प्रावधान उपलब्ध हैं जिस पर किसी सियासत की अब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को विश्वास है संसद के दोनों सदनों में ये पारित होगा। भारत सरकार के अधीन मामला है, वो भारत सरकार तय करेगी, लोकसभा तय करेगी, जो कमेटी बनी है वो तय करेगी। उसके में हम क्या कह सकते हैं। तो कमेटी बनेगी, वो तय करेगी, श्रवण कुमार कह रहे हैं। और आपने सुना चीफ स्पोक्समैन जेडीयू के राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। और साथ ही साथ जेपी नड्डा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सम पीपल आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। क्या सही में इस आरोप में दम है, या आखिरकार विरोधी जिस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं उनके विरोध में क्या दम है, इस बारे में हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है खान साहब। और साथ ही साथ हमारे साथ अजीत पटेल जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत पटेल जी, जेपीसी में आपने जो सुझाव दिया उसको मान लिया गया है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं,
अब तो वक्फ संशोधन बिल का आप समर्थन कर रहे हैं, ये तय है? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और ये मुस्लिम जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके बेहतरीन के लिए, उनके पक्ष में है। अब अलग बात है कि विपक्ष को अपनी राजनीति रोटी सेकना है, उनके पास कोई इशू नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो वॉकआउट करेंगे। लेकिन आप जब बिल का स्टडी करिएगा, जो भी सुझाव आए हुए हैं, आप जेपीसी में जो भी सुझाव आया, ठीक है, उसके चेयरमैन है जगदानंद पाल जी, उन्होंने या माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी, अमित शाह जी ने भी बोला कि जो भी विपक्ष का सुझाव है वो सभी लोग आप लोग इसमें जो है शामिल करिए, और जो है अल्पसंख्यक समुदाय के बेहतरीन के लिए जो है इस बिल को, वक्फ बोर्ड के बिल को जो है पास करना जरूरी है। तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है। आरजू खान जी, अमित शाह का बयान है, विपक्ष जो भी कहना चाहता है कह सकता है, तो आखिरकार विपक्ष सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है या विपक्ष के विरोध में दम भी है? जिस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता ने अभी अपना पक्ष जो क्लियर किया है, सिर्फ इसी का मुहर लगना सिर्फ बाकी था बिहार प्रदेश में या पूरे देश को, जनता को सिर्फ यही देखना बाकी था कि अब जेडीयू जो है आरएसएस के रास्ते पे चल रही है। और वो आरएसएस के रास्ते पे इसलिए चल रही है कि आरएसएस चाहती है हिंदू राष्ट्र हो, और ये उसके पूरक हैं, हिंदू राष्ट्र के पूरक हैं जेडीयू के लोग। इतनी चालाकी, फरेबी और मक्कारी से कह देना कि हम समर्थन करते हैं। इससे पहले आपके जहरीले बोल भी देखे बिहार प्रदेश के तमाम लोगों ने या पूरे देश के लोगों ने, जो जेडीयू की तरफ से जो बयान थे ललन सिंह के। अब ये दिखाना चाहती है जेडीयू कि वो आरएसएस के पद चिन्हों पे है, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है, और देश का जो अल्पसंख्यक है उसके सीने पे चढ़ के कोई भी बिल पेश करेगी, और उसकी सहयोगी होगी जनता दल यूनाइटेड। हमारी मुसलमान लोगों को, देश के जितने भी मुसलमान हैं, उनके जमीनों को कब्जा अगर करवाना चाहती है तो उसके समर्थन में उतरी है जनता दल यूनाइटेड। ये हकीकत है, और ये मुखौटा आज नहीं उतरा है, ये लगातार तीसरे और चौथी बार ये मुखौटा उतरा है। एनआरसी पे एनआरसी और सीए पे उतरा, 3 तलाक पे उतरा, और फिर ये वक्फ बोर्ड पे उतरा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी, आपने देखा कि किस तरीके से इनका विरोध हुआ। जितने भी विपक्षी जो जेपीसी के अंदर जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने इसका कड़ा ऐतराज जताया, कड़ा विरोध किया। लेकिन उसके बाद भी सरकार के लोग जबरदस्ती देश के अल्पसंख्यकों के सीने पे चढ़ के उनके चेहरे को रौंदते हुए इस बिल को लागू करना चाहते थे, और उसकी भागीदार है बिहार प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड। और तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से भला बेहतर कौन कर सकता है कि जिस देश के, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, तुम्हारा रिजर्वेशन उठा के दूसरे को दे दिया जाएगा, तो इनसे बड़ा तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? आपसे बेहतर कौन राजनीति करता है? मैंने देखा, आज रैंकिंग मैंने देखा था, जो उत्तर प्रदेश में जो हेट स्पीचेस के जो एफआईआर हुए हैं ना, वो 136% बढ़े हैं 2023 के मुकाबले। तो आपसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? बिल पे चर्चा हो रहा है, बिल में क्या नहीं ठीक है। अभी मैं अजीत जी 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास, मेरे पास बहुत सवाल है, इनको बोलने दीजिए। हाँ, मैं दिल पे ही हूँ, मैं दिल से नहीं उठा हूँ, और जीपीसी की ही बात हो रही है, और फिर उसको लागू करने की बात हो रही है। यहाँ वही हकीकत है। वक्फ का मतलब हिंदी में क्या होता है अजीत जी, आपको पता होना चाहिए। वक्फ का मतलब दान होता है, वो दान जो अपने मन से लोग दे दिए वक्फ बोर्ड के नाम पे। अब आप में, आपका इसमें हस्तक्षेप होगा, इंटरफेयर होगा। करिए बेहतर तरीके से। और मुसलमान भाइयों के जितने भी देश में जमीनें हैं, जिस तरीके से आपने अंबानी और अडानी को दे दिए, जिन पे उनका नहीं, तो एक प्रोविजन आरजू खान जी एक प्रोविजन आपको बता देते हैं। अगर आपने वक्फ संशोधन बिल पढ़ा है, वक्फ बिल खत्म नहीं हुआ है, संशोधन हुआ है, इस बात को आप समझिए। हाँ, आप पहले सुन तो लीजिए। अब आपका मैंने सुना, आप मेरी बात सुन लीजिए।
एक संशोधन ये हुआ है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। ये मौजूदा क्लॉज है। और संशोधन के बाद क्या हुआ है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। इसमें गलत क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये इस क्लॉज में गलत क्या है? अगर कहीं पर कोई कुछ बना ले, कुछ करने लगे और किसी ने दान नहीं दिया हो तो वो वक्फ की संपत्ति कैसे हो जाएगी? इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप ये बताइए कि क्या वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं या फिर जो उसका कुछ भी अगर प्रतिशत होता है तो चेयरमैन कौन उसका निर्धारित करता है? बिहार प्रदेश से पूरे देश में बताइए तो उसका चेयरमैन वक्फ बोर्ड का खुद सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग चयन करते हैं और उसका प्रतिशत भी लेते हैं जो कि रेवेन्यू जाता है बिहार सरकार को भी और प्रदेश सरकार को, किसी भी प्रदेश में अगर हो तो आप रेवेन्यू भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एक तरीके से ये ऑथेंटिक है। सबसे बड़ी चीज ये है। और कोई भी अगर वक्फ बोर्ड अगर अपना चस्पा कर देता है उनके दरवाजे पे कोई भी चीज, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, उसके बाद भी आपको अधिकार है। और मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि इस देश में न्यायालय से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप न्यायालय में जा सकते हैं और वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप चैलेंज कर सकते हैं और ये होता हुआ है। नहीं, ये चैलेंज तो सिर्फ ट्रिब्यूनल में हो सकता है ना, ट्रिब्यूनल में हो सकता है। ट्रिब्यूनल के अलावा रिवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यही तो परिवर्तन हुआ है। पहले ट्रिब्यूनल में होता था, वो भी वक्त का ट्रिब्यूनल होता था पहले। हाँ पंकज जी, मैं आपको बता दूं, पंकज जी सुन लीजिए थोड़ा सा। ट्रिब्यूनल में होता था, ट्रिब्यूनल में भी अगर होता था तो उसमें कौन बैठते थे? क्या रिटायर्ड जज बैठते थे कि नहीं बैठते थे? रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी उसमें बैठते थे कि नहीं? ट्राइब्यूनल के हिस्सा होते थे कि नहीं? और उसके बाद भी मैं आपको करेक्ट, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं। इस देश में संवैधानिक संस्था न्यायालय से बड़ा कुछ भी नहीं है। नहीं, ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। आलोक बस जी, आप बीजेपी नेता हैं, जिस तरह का आरोप आरजेडी के लोग लगा रहे हैं, मुझे मैं देख रहा हूं 4 मोटा मोटी क्लॉज जिसमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि वक्फ बिल बदल दिया जा रहा है। क्या ये एक ऐसा माइंडसेट है जो कि कहता है कि हमारे मसले को आप छुओ मत, अगर आप छुओगे तो अच्छा नहीं होगा? सवाल यह उठता कि बहुत सारे कानून में परिवर्तन हुए हैं, हिंदू कोड बिल भी आया है, बहुत तरह की बातें आई हैं, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना, दहेज के खिलाफ कानून बना, हर सोसाइटी रिफॉर्म करता है। तो आखिरकार वक्फ संशोधन बिल में क्या है जिससे विपक्ष को विरोध है? सिर्फ राजनीति या वाकई बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ तमाम कानून बना रही है? बिल्कुल गलत एलिगेशन है। जेपीसी में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे दल के लोग उसमें शामिल थे और सबको कंसीडर करके उसको किया गया है। लेकिन एक अपीजमेंट और एक ये दिखाने की साजिश कि हम ही आपके साथ खड़े हैं और जितने भी लोग आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं वो आपके खिलाफ ही कर रहे हैं इस काम को, इस तरीके की धारणा लेकर ये लोग पार्लियामेंट में इस बिल के ऑपोजिशन में खड़े हो गए हैं। और ये बिल्कुल ही फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स हैं। जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें कहीं भी इस तरीके का कोई भी अमेंडमेंट नहीं है जो कि मुसलमानों के खिलाफ है। जितने भी ये असुद्दीन ओवैसी साहब भी उस कमेटी में थे, लेकिन आज वो पार्लियामेंट में हल्ला कर रहे हैं। आरजेडी के लोग भी उसमें थे, लेकिन आज वो पार्लियामेंट में हल्ला कर रहे हैं। वो ये क्या दर्शाना चाहते हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप जब कमेटी में बैठ के मीटिंग किए, बात किए, सब कुछ किए, तो आज आप उसको फिर क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं पार्लियामेंट में? जिस तरीके का वक्फ बोर्ड को एकाधिकार दिया हुआ था
और जिस तरीके से हमने देखा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे जंगल झाड़ सांप गोजर का बसेरा था, और ये कौन से दलित या गरीब मुसलमानों को उससे फायदा दे रहे थे? जहां जंगल झाड़ उगा हो, खंडहर बना हो, उससे क्या किसी मुसलमान को फायदा हो रहा था? ठीक है, और जो भी जमीन किसी ने कह दिया वो इनकी हो गई। आर्बिट्रेरी पावर था इनके पास कि जिस जमीन की तरफ देख लिया वही इनकी हो गई। गांव के गांव इन्होंने क्लेम कर लिए कि हमारा है। नहीं, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संजय एक बात, आ रहा हूं आरजू खान साहब, आ रहा हूं, जरा और पैनलिस्ट हैं उसके बाद आएंगे, हम लोग गंभीर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजय, क्या आपको लगता है वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू का समर्थन साफ दिखाई पड़ गया? अब ये आरजेडी का विरोध महज राजनीतिक है और कुछ नहीं है? नहीं, देखिए, अगर कोई संस्था में कोई सुधार लाने की बात की जा रही है या उसके उद्देश्य को सुव्यवस्थित करने की बात की जा रही हो या पारदर्शी बनाने की बात की जा रही हो, तो ठीक है, आपत्तियां अलग है, लेकिन यह सरकार का दायित्व बनता है कि उसको ट्रांसपेरेंट आप करें। अगर कोई सुधार की जरूरत है तो सुधार लाएं। केवल जेडीयू ही नहीं, टीडीपी में ने भी इसका समर्थन किया है, तेलुगु देशम पार्टी ने। उन्होंने तो यहां तक कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि भाई सिलेक्ट कमेटी को इसको भेजा जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को, और सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी अनापत्ति दर्ज करना चाहते हैं, अगर इस बिल के संशोधन में उनकी कोई आपत्ति है तो उनकी आपत्तियों को सुना जाए। बिल्कुल सुना जाना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार सुना जाना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट करने में क्या दिक्कत है? धार्मिक संस्था और वक्फ बोर्ड दोनों दो चीजें हैं। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं है ये वक्फ, ये तो एक संस्था है। और क्या ये बोर्ड ट्रांसपेरेंट तरीके से जिनके लिए भी बना है, दान में दी गई जमीन किनके लिए दी गई थी? उसी समाज के लोगों के वेलफेयर के लिए तो दी गई थी। अगर उस समाज के वेलफेयर की जगह पर कुछ लोग वो 50 रुपया किराया दे करके वर्षों से उस पर बसे हुए हैं, दुकान बनाए हुए हैं, और बोर्ड अगर उसका कोई ऑडिट में नहीं बता पाता है कि ये बढ़ती हुई महंगाई में आखिर क्यों भाई, उस पर कोई और चीज क्यों नहीं बनती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उन्हीं लोगों को उसका फायदा मिले। तो बदलते हुए परिदृश्य में चीजें बदलती हैं। केवल इस बात पर अड़े हुए रहना है कि नहीं, चूंकि अब उस समय हो गया था, अब ऐसे ही रहना चाहिए, स्टेटस को में रहना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, बदलाव में अगर आपके हितों की अनदेखी हो रही है, बिल्कुल आपकी आपत्ति दर्ज होनी चाहिए कि आपकी आपत्तियां कहाँ कहाँ है। चिराग पासवान का एक सुझाव आया ना भाई कि इसको सिलेक्ट कमेटी में फिर भेजिए, बिल्कुल भेजिए सिलेक्ट कमेटी में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूरे देश के हर राज्य में जा करके और लोगों से राय शुमारी की ना, कि लोग इनके पक्ष में थे, लोग इसके विरोध में थे, कहाँ इनकी आपत्तियां थी। अभी तो बिल को टेबल किया गया है। अब टेबल किया गया है तो जो संशोधन है, बिल्कुल आपने शुरू में बड़ी स्पष्टता में कहा कि कुछ संशोधन किए गए हैं, उस संशोधन से किन्हीं के हितों की अनदेखी हो रही है, फिर सिलेक्ट कमेटी इसको देखेगी। लेकिन अगर उस संशोधन से किसी को आपत्ति नहीं हो रही है तो ट्रांसपेरेंट होना क्या बुरा है भाई? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर चीजों को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, हाँ वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग कहाँ हो रहा है, उसके रेवेन्यू कितने आते हैं, कितना उसका रेवेन्यू आना चाहिए, अगर वो आ रहा है रेवेन्यू तो कम आ रहा है, नहीं तो ठीक क्यों है, आ रहा है? बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल डॉक्टर संजय सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है। हाँ, मैं आ रहा हूं आरजू खान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। जरा पहले अजीत पटेल जी से एक सवाल ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं, आप सबका जवाब दीजिएगा। मैं एक सवाल यही नहीं समझ पा रहा हूं कि 4 मोटा मोटी परिवर्तन जो हमारे पास है, हमने जो वक्फ बिल पढ़ा है, जिसकी जानकारी हमारे पास है, उसमें यह कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह पुराना प्रोविजन है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी।
ये नया फैसला है, इसमें दिक्कत क्या होना चाहिए? इसमें अगर जेडीयू ने समर्थन दिया, टीडीपी ने समर्थन दिया, तो आखिरकार टीडीपी और जेडीयू मुस्लिमों को रौंद कैसे रही है? कैसे ये दोनों पार्टियां मुस्लिम हितैषी नहीं है? आपको बता दें, दिल्ली में अगर आप 4 मुस्लिम बाहुल्य सीट छोड़ दें तो हर सीट पर हर तीसरा चौथा मुस्लिम बीजेपी को वोट किया। आरजू खान साहब, आपको बता दें बीजेपी को वोट किया है, ये कई सर्वे एजेंसी का रिपोर्ट है, ये बताना चाहते हैं आपको। और छोड़िए, आपने रशीदी साहब का नाम सुना होगा, उन्होंने खुल करके कहा कि हमने जीवन में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है, विपक्षी पार्टियां बीजेपी के नाम पर डराना बंद करें और हमारी हैसियत के हिसाब से हमें सत्ता में हिस्सेदारी दे। केवल डरा करके वोट लेने का जो काम करती है उसको बंद किया जाए। तो सवाल ये उठता है अजीत पटेल कि ये जो प्रोविजन है इसको आपने पसंद किया, आपको लगता है कि चुनाव में इससे आपको खासा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप बड़ा माइल्ड बोलते हैं, बहुत आक्रामक होकर के इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, ये संशोधन जरूरी था। वक्फ एक संस्था है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है और हम कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। अजीत पटेल, देखिए इसमें जो है आपने अभी संजय जी या आपने भी बहुत क्लियर कट एकदम स्पष्ट रूप से जो बोला, अगर टीवी 9 के दर्शक भी देखेंगे या अल्पसंख्यक समुदाय के भी कोई दर्शक होंगे तो सोचेंगे कि भाई विपक्ष क्या कर रहा है। वो तो शुरुआत से ही डरा के, जैसे बताया ना कि दिल्ली चुनाव में कि वोट भाजपा को भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो है अब कर रहे हैं। और बिहार में भी देखिएगा, एक इसमें ऐड करेंगे, कभी हाल में ही आपका उपचुनाव हुआ था गया बेलागंज में। बेलागंज तो आरजेडी का 30 साल 35 साल से लोग बोलता था किला, जहाँ MY समीकरण पे चलते थे लोग। वहां देखिए कि लोगों ने खुल के, इवन आपको जादव समाज से भी जो है जदयू के उम्मीदवार को जो है वोट देने का काम किया है। तो अब लोग जागरूक हो चुके हैं। आप जनता को जो है सब विपक्ष जो है मुगालते में है कि हम जो कहेंगे वो जनता समझती है। जनता बहुत समझदार हो गई है, वो देखती है गलत और सही में फैसले फर्क करने का जो है ना, वो जो है जनता अब जो है कर रही है, देख रही है। जेपीसी में जो भी संशोधन हुआ, जैसे अब महत्वपूर्ण 4 चीजें बता रहे हैं, तो उसमें देखिए एक तो आपका क्या है कि कोई भी इस डिस्प्यूट होगा वो हाई कोर्ट में जाएगा। एक लास्ट ये भी है कि वक्फ बोर्ड में जो है पहले महिलाओं को या अन्य धर्म के लोगों को जो है उस बोर्ड में नहीं जगह दिया जाता था। अब क्लियर कट है कि वक्फ बिल्कुल अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के भी 2 सदस्यों की एंट्री होगी, तो उसमें तो स्वागत होना चाहिए। आप इसी तरह विपक्ष क्या 3 तलाक पे भी वॉकआउट करता था, लोगों को गुमराह किया। उसमें देखिए कि उसके कारण 3 तलाक के कारण जो 2019 में जो पास हुआ तो कितने क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन मुस्लिम महिलाओं समाज कितने मतलब शुक्रिया धन्यवाद सोशल मीडिया पे मोदी जी के लिखते थे। तो आप जो है बहुत दिन जो है डरा के धमका के वैसे चीजें राजनीति नहीं कर सकते थे। आप बिहार में देखिए, बिहार में मानिए आप जो बोल रहे हैं कि ये वोट लेने के लिए कहीं मतलब आप माइल्ड बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, तो हमारे जो नेता है नीतीश कुमार जी कभी एकदम काम से मतलब काम किए हैं। आगे काम विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितना बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए काम किया है वो तो एक तरह से मतलब आपका मतलब रिमार्केबल है, मतलब इंस्पिरेशन है। मतलब आप पूछिए जब ये सत्ता में तो क्या किए हमने, तो भाई आपके मदरसा के लिए आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर मदरसे को 10 लाख रुपया, हर जिले में आपका अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए छात्रावास खोल के रखे हैं। तो उसमें कौन लोग रह रहे हैं? तो आप केवल वॉकआउट करिएगा, लोगों को गुमराह करिएगा तो उससे वोट का उम्मीद पालिएगा नहीं, काम करना पड़ेगा। आप देखिए कि मुस्लिम मदरसे में शिक्षकों की बहाली कौन किया भाई? नीतीश कुमार जी की है। आप ये देखिए कि परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं को आपको 25,000 रुपया उनको दिया जा रहा है, आपको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। देखिए अजीत पटेल कह रहे हैं कि हम मुस्लिम के हितों के लिए जोरदार काम कर रहे हैं, हम केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं। किसी संस्था में कोई बदलाव होता है तो वो गलत नहीं है। आरजू खान, आप राजनीति कर रहे हैं,
जेडीयू कह रही है, बीजेपी कह रही है, आप इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इसको क्लैरिफाई करिए। पंकज जी एक चीज खाली 10 सेकंड समय लेके जोड़ेंगे। भागलपुर में दंगा हुआ था, कितने आपके वहां पे जो है ये हुआ था, नीतीश कुमार ने सत्ता में आया। ठीक है, अजीत जी आ रहे हैं, अजीत जी आ रहे हैं, बोलने दीजिए, आ रहे हैं, अभी एक राउंड और होगा, बात करते हैं, आ रहे हैं, हाँ बोलिए। पंकज जी, आपके ही चैनल पे बैठ के आप ही के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था। आपने कहा कि ट्राइब्यूनल में कोई न्यायालय नहीं जाता था, अब जाएगा। ये नया संशोधन के बाद हुआ था। कुछ ही महीने पहले हम लोग बैठ के वक्फ बिल पे आपके साथ बात कर रहे थे। फतुहा, पटना से आगे फतुहा एक गांव में वक्फ बोर्ड ने अपना चश्मा कर दिया था रसीद कि ये जो घर है ये सारा भूमपुट की जमीन पर है। उसके बाद क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट में लोग आए थे और उसका ट्रायल चल रहा था और अभी तक चल रहा है। तो ये जो कह देना कि पहले लोग नहीं जाते थे आज जाते हैं, ये कोरा झूठ है, कोरा झूठ है। तो सब क्योंकि इसमें हम दर्ज है, लिखा हुआ है पुराने बिल में, आप गुमराह कर रहे हैं। अब सुनिए ना, आप सुनिएगा नहीं तो हम चुप रहेंगे। आप पुराने बिल को पढ़िए, नहीं तो आप गुमराह नहीं कर सकते। सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, आप बोलिए। 20 बातें नहीं कर सकते हैं अर्जुन जी, आपके पास नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अर्जू खान बोलिए, तब जवाब देंगे। जी आप सच बताइए कि इस बात पे हम लोग कर चुके हैं या नहीं? नहीं, ये कर चुके हैं, पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि सारे बातों का सवाल सुन लीजिए पंकज जी। हाँ, सब बोलिए ना, प्लीज, मोस्ट वेलकम, बोलिए। और ये बोल रहे थे कि संजय जी बोल रहे थे, बीजेपी के लोग बोल रहे थे। मैं कहता हूं कि क्लियर और क्रिस्टलिटी कहां नहीं होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। अरे राम मंदिर में भी होनी चाहिए ना। एक लाखों की जमीन घंटों में करोड़ों में कैसे बिकती है, वहां के छत कैसे टपकते हैं, 2 बार किसी देश के बड़े मंदिर से सोने चोरी हो जाते हैं, आज तक उसकी रिपोर्ट साझा नहीं होती है। इसके लिए देखिए, अब ये वक्फ, ये सुनिए पंकज जी, मैं एकदम सही सवाल का जवाब दे रहा हूं। इसी सवाल का जवाब है। आप महिलाओं को लेकर आप बीजेपी के लोग बताएंगे कि आरएसएस में महिलाएं कब आएंगी, ये इसमें भी बात होनी चाहिए। वो भी एक संस्था है। क्या ये वक्फ बोर्ड की, ये भी वक्फ बोर्ड की बात हो रही है? वक्फ बोर्ड की बात कीजिए, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। आप वक्फ बोर्ड की बात कीजिए। अब आपके पास वो अधिकार नहीं रहेंगे जो पहले थे। जिस जमीन पे देख लिया वो आपकी हो गई। और क्या मुसलमान के, गरीब मुसलमानों के लिए किया है वक्फ बोर्ड ने आज तक? वहां पर उन लोगों ने सिर्फ लूटा है उन लोगों को। जब मुसलमानों में हम इंक्लूड कर गए हैं। आलोक जी एक बार सुन लीजिए अर्जू खान साहब क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप जरूर जवाब दीजिएगा। आपके पास ही मैं आ रहा हूं। ये विषयांतर हो। हाँ, ये राम मंदिर छत क्यों पकड़ा है, इसकी बातें करने लगे। आप महिलाओं की वकालत करते हैं, कितने मस्जिद दरक रहा है, कितने मस्जिद में सांप घुसा हुआ है, उसकी भी तो मूल्यांकन कर ले। वो भी एक संस्था है, इसमें भी बातें होनी चाहिए। और क्रिस्टलिटी की अगर बात होती है, उस पर जब पंकज जी टॉपिक तय करेंगे तब बात कर लेंगे। अभी जिस चीज पर बात हो रही है उस पर बात कीजिए आप। वक्फ बोर्ड पर आपका एकाधिकार अब नहीं चलेगा। सबसे बड़ी संपत्ति सेना की जमीनें थी, सेना की जमीनें थी। आपके दोस्त अडानी और अंबानी को आपने घुसा दिया भारतीय जनता पार्टी में, और रेलवे की जमीनों में भी घुसा दिया। सबूत है, आपके पास सबूत है तो कोर्ट में ले जाइए। आपके पास अगर सबूत है तो हम जानते हैं। अरे हम आपकी मंशा को जानते हैं, खड़ा कर दीजिए। हम आपके जो दिमाग के अंदर जो मानसिकता है हम उसको जानते हैं। हमारी मानसिकता है कि अब मुसलमान भी हमको वोट देना चालू कर दिए हैं। उनको समझ में आ गया है। सबको आजादी है। मुस्तफाबाद दिल्ली का सबसे जीता जागता उदाहरण है, जहाँ अच्छे नहीं लग रहे और वहाँ भारतीय। अर्जू खान जी एक बात का जवाब दे दीजिए कि 15 साल में आपकी संपत्ति दोगुना कैसे हो गई? ये बात बार बार पूछा जा रहा है। आप इतने कम पैसे पे, आप कहते हैं चैरिटी करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, 15 साल में ऐसा आपने क्या किया कि आपकी संपत्ति दोगुनी हो गई? आप जान लीजिए
इस देश में तीसरे बड़े जमीन के मालिक आप हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक वक्फ बोर्ड है। बताइए, ये सवाल जो उठता है, और आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश ने अभी साफ कर दिया कि 14,000 एकड़ में 11,000 एकड़ सरकारी जमीन है, वो हमारी संपत्ति है, हम वो वापस लेकर के रहेंगे। इस पे आपने जबरदस्ती कब्जा किया है, आपके पास ना दस्तावेज है ना कुछ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमाण है, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रही है। वो हाँ, नहीं, आलोक जी बोलने दीजिए, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि जब आपने कहा यही सबसे बड़ी परेशानी की सबब है कि तीसरे सबसे बड़ी संपत्ति कौन है, वक्फ बोर्ड है। आपने रेलवे की जमीनें दे दी, अपने दोस्त सगे संबंधी जो आपके हैं रेलवे की जमीनें दे दी, अब वक्फ बोर्ड पे आपका निशाना है। मैं कह रहा हूं शुरू से, फर्स्ट ही फेज में मैंने कहा कि इस देश में न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप न्यायालय में जाइए, आपको इंसाफ मिलेगा अगर किसी के भी साथ गलत हो रहा है। और आप क्लियर ऑन क्रिस्टलिटी की आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कितने मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चल गए, और जो जितने देखिए, हम आपको मुसलमान ही क्यों दिखता है? हिंदुओं के घर पे बुलडोजर नहीं चले हैं क्या? आप उत्तर प्रदेश में आप नहीं प्रतिशत देखिए, ये आप कमाल करते हैं। प्रतिशत बताइए सर। पंकज जी, मैं आपसे मध्यस्थता चाहूंगा, आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। नहीं, मैं कोई वरिष्ठ नहीं हूं। देखिए, ये क्या होगा, विषय से विषय ऐसे लोग आप सवाल करेंगे कि आप जहां बहुसंख्यक होते हैं वहां अल्पसंख्यक को रहने ही नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर आजाद भारत के बाद पहला राज्य है जहां पर हिंदुओं को भगा दिया गया। अभी ये डिबेट करने हम लोग नहीं बैठे। बताइए, रह पाया क्या हिंदू? सबको जम्मू भागना पड़ा। ये डिबेट करने नहीं बैठे हैं, हिंदू मुसलमान करने नहीं बैठे। ऐसी पार्टी आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। ऐसी पार्टी मुसलमान ही करते बैठे हैं नहीं, और मुसलमानों के सीने को कुचल रहे हैं, उनके अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। यह हकीकत यही है, दूसरी कोई चीजें नहीं है इसमें, दूसरी कोई चीजें नहीं है। मैं सवाल कर रहा हूं और सवाल का जवाब मिलना चाहिए। अच्छा, चलिए, आलोक बख्श जी जवाब दीजिए। डॉक्टर संजय, आपके पास भी आ रहा हूं। आलोक बख्श जी जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, जितनी अब इन लोगों को खलबली सबसे ज्यादा इसलिए मची हुई है कि मुस्लिम समुदाय अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब हो रहा है। दिल्ली का मुस्तफाबाद विधानसभा, जहां 65% इनकी आबादी है, वहां पर हम बीजेपी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा मतों से जीता है। उसके लिए पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, हम संतुष्टीकरण कर रहे हैं। जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका अगर हिंदू को लाभ मिल रहा है तो उसका मुस्लिम वर्ग को भी लाभ मिल रहा है। और 3 तलाक सही कहा कि महिलाओं के अंदर जिस तरीके से खुशी की लहर दौड़ा दी और अभी भी दौड़ रही है, वो सब इनके लिए जो ये दमनकारी नीतियां अपनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे। एकाधिकार था, जिस जमीन की तरफ वक्फ ने देख दिया वो जमीन इनकी हो जाती थी। सही कहा आपने, इनके पास न खाता न बही, जो ये कहे वही सही। बहुत सी ऐसी जमीनें आज भी इनके पास है जो इनको तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाकर जमीन के मामले में खड़ा किए हुए है। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। इन्होंने जिस जमीन को कह दिया वक्फ किया है वो इनकी हो गई, और ये कहीं चैलेंजेबल नहीं था। अब ये सब नहीं चलने वाला है। नहीं, ठीक है, ये गरीब मुसलमान को इन्होंने नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहा जाता है डॉक्टर संजय कि 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। 65 में जवाहरलाल नेहरू थे। 95 में वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। तो बदलाव तो हमेशा होता रहा है। 95 में हुआ, 65 में बना, 54 में पास किया गया
और 54 में पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, फिर 65 में संशोधन हुआ, 95 में संशोधन हुआ। अगर अब संशोधन हो रहा है और जेपीसी को रिपोर्ट भेजा गया जहां तमाम दल के लोग हैं, तो इस पे फिर गलत बात क्या है? इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ना कहां तक जायज है? नहीं, हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो जो आपने डेटा दिया 54, 64, 95, 2013 में भी हुआ है। मेरा कहना है कि न्यायालय की बात हो रही है ना, न्यायालय संविधान से संचालित होता है कि न्यायालय शरिया से संचालित होता है? अगर सुल्तनत काल में ये आया और बाद में जामा मस्जिद को 2 गांव दे दी गई, अब तो आजाद भारत में चीजें संविधान से न नियंत्रित होगी, तो संविधान का कस्टोडियन कौन है? न्यायालय है, जुडिशियरी है, वो सुप्रीम कोर्ट है उसका कस्टोडियन। अगर सुप्रीम कोर्ट में, अगर संसद में कोई बिल पारित होता है, कोई टेबल किया जाता है, वो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के एक सर्वे के बाद, ओपिनियन लेने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति जैसी कोई चीज होगी कि इसमें बहुत बड़ी कोई आपत्ति है। अब रह गई बात की जो दूसरी प्रमुख बात है, वो प्रमुख बात यह है कि क्या अगर ये संशोधन किया जा रहा है लोगों के हितों को ध्यान में रख करके, कि कैसे इसमें अधिक से अधिक लोगों का हित हो, कैसे प्रबंधन और प्रशासन में बेहतरी आए, कैसे इस वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति की बात है। क्या है, 1995 का जो बिल है उसी में संशोधन का, दोनों बिल में कहिएगा कभी तफ्तीश से मैं पढ़ के सुना दूंगा वो 1995 के बिल में क्या था और अभी संशोधन का क्या प्रपोजल है, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ओपिनियन ली पूरे देश में घूम घूम करके एक एक राज्य में, अब उसको टेबल किया जा रहा है। तो जब आप जुडिशियरी में भरोसा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा करते हैं, फिर क्या दिक्कत है? अगर कोई संशोधन ही इसमें होता है, इसमें आपत्ति की गुंजाइश कहाँ है? और अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कीजिए कि हाँ यहाँ मेरी आपत्ति है। चिराग पासवान ने एक सलाह दी ना भाई कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, सेलेक्ट कमेटी इसको देखेगी, ठीक है, बिल्कुल भेज दीजिए। लेकिन तब तो कोई संशोधन, आजादी के बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दिया जाए तो कितने संशोधन हुए हैं? 106-7 संशोधन तो हो चुके हैं। वो संशोधन करने के लिए अधिकृत कौन है? आपके देश की संसद, पार्लियामेंट। और उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन करेगा कोर्ट। तो अगर उसको टेबल किया गया है, आपकी आपत्तियां कहाँ है, कहाँ हित जो है आपके जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, इसको बताइए, बताना चाहिए। इस पर तो डिबेट चलेगा ही। आज ही केसी वेणुगोपाल जी के साथ जो आरजेडी के ललन सिंह हैं, उनका काफी हॉट एक्सचेंज हुआ। तो वो चीजों को तो आप बताइएगा ना, केवल इसलिए कि नहीं अब जो चीजें हैं बस उसी रूप में रहेगा, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। नहीं, और एक चीज आरजू खान साहब से मैं बता देना चाह रहा हूं। ये पूछ रहे थे कि आरएसएस में महिलाएं कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि आरएसएस में एक समर्पित शाखा है महिलाओं के लिए, संघ की एक समर्पित शाखा है महिलाओं के लिए, जिनको राष्ट्र सेविका समिति के नाम से जाना जाता है। आपने जो सवाल किया था कि आरएसएस में महिलाएं कब आएंगी, तो मैं कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं हूं, पर आरएसएस में महिला विंग है। आरएसएस 100 साल की तैयारी कर रहा है और आपको बता दें आरएसएस ने भी एक डेडिकेटेड विंग बनाया है और हर दशहरा के दिन, अगर पिछले 1-2 दशहरे को आप याद करें तो कुछ महिला आइकन को संघ प्रमुख बुला भी रहे हैं, ये बताने के लिए कि आरएसएस में अब महिलाएं भी अहम भूमिका में होंगी। बहरहाल मैं आपके पास आ रहा हूं अजीत पटेल जी। मैं आपसे यह बताना चाहूंगा कि जेडीयू के तरफ से कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने आपत्ति जताई थी, अंदर खाने बहुत तरह की बात हुई थी। जमा खान, संजय झा, किरण रिजिजू से मिल चुके हैं और जितने 44 अमेंडमेंट हुए हैं, यह मैं आपको बता दूं, 44 जो अमेंडमेंट है उसको लेकर के बाकायदा उनको पूरा ब्यौरा दिया गया और वो संतुष्ट होकर के
वापस लौटे हैं। आपका विरोध अगर राजनीतिक है कि ठीक है आप बीजेपी के विरोध में हैं तो हर बात का विरोध करेंगे, हर चीज पे आप आरोप लगाएंगे, तो एक विरोधी पार्टी के हैसियत से ऐसा हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए अब मुसलमान ये कहने लगे हैं कि जो केंद्र का सोशल वेलफेयर स्कीम है उससे बहुत ज़्यादा फायदा मुसलमानों को ही हो रहा है और अब मुसलमान बीजेपी को वोट करने लगे। इस बात को जान लीजिए, दिल्ली चुनाव मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब ये तुष्टीकरण, ये इस तरह की बात करना, उनको भड़काना, क्योंकि आप पर भी एक गंभीर आरोप है। 18% की आबादी आपने टिकट कितने मुसलमानों को दिया लोकसभा चुनाव में, ये बात तो उठ रहा है। और आप जान लीजिए मौलाना रशीदी टाइप लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई हमारी आबादी इतनी है, हमें उतना टिकट जो देगा उसको हम वोट करेंगे, हमारे इंटरेस्ट की जो बात करेगा उसको वोट करेंगे। आरजू खान साहब केवल अब डरा के वोट नहीं लिया जा सकता। पंकज जी, लोकतंत्र में डराता कौन है? देश की सत्ता डराती है। आप उस पे बात करिए, डराता कौन है? मंगलसूत्र कौन छीनता है? दूसरे का रिजर्वेशन दूसरे को दे दिया जाए कौन कहता है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। संविधान बदल दिया जाएगा कौन कहता है? सत्ता में बैठे हुए लोगों के पार्टी के नेता कहते हैं, जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के कैंडिडेट हुआ करते थे। तो ये हमको ना कहा जाए कि तुष्टीकरण की राजनीति आप कहते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। और दूसरी चीज, मैंने अध्यक्ष पद को लेके कहा था, आरएसएस में महिलाओं के अध्यक्ष पद की बात कर रहे थे, किसी में भी शाखा में होनी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष पद तो होगा। लेकिन आप पूरा डेटा दे दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरी बात, लोकतंत्र में कोई किसी को वोट करे, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि जनता ही मालिक होती है। कोई किसी को, अगर बीजेपी को, अगर मुस्लिम अगर आपके आकलन के हिसाब से वोट करता है तो इसमें हमको कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराना। अच्छी बात है, लोकतंत्र में उसका अधिकार है, जिस पार्टी को जो बेहतर लगे वो उसको वोट दे सकता है। जेपीसी की बात बार बार हो रही है, मेंबर्स की बात बार बार हो रही है। मैंने लगातार 1 हफ्ते तक देखा, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे आपके असदुद्दीन ओवैसी हो, या हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कुछ मेंबर्स जो थे, लगातार ये आपत्ति 1 हफ्ते पहले दर्ज करा रहे थे कि हम कोई भी बातें रख रहे हैं उसको सुना भी नहीं जा रहा है। और जबरदस्ती ये जेपीसी के नाम पे, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम पे एक मेंबर्स को बैठा दिया गया, लेकिन बातें नहीं आप सुनते। सवाल ये है, तो आप उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, जेपीसी का मेंबर बना के किसी को बोल दीजिए। जब आपको सुनना ही नहीं, जब आपको यहाँ प्रदेश के अल्पसंख्यकों के सीने पे चढ़ के कोई भी बिल पास कराना है तो आपको मुबारक हो, आप पास करवाइए। लेकिन हम किसी को डराते नहीं है, हम सच की बात करते हैं। और अभी आपने ट्रिब्यूनल की बात की, उस पर भी मैंने आपको बताया, फतुहा में हुआ था, फतुहा में देखिए हाई कोर्ट में चल रहा है। तो कब नहीं था कि आप नहीं लड़ सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते? तो ठीक है, तो इसको एज इट इज जब था ही और ये वही प्रपोज्ड चेंज है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? महिलाओं को आप अपने को प्रोग्रेसिव सोसाइटी मानते हैं तो महिलाओं की एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें बुराई क्या है? आप सबके साथ समन्वय से रहना चाहते हैं तो आने दीजिए। अगर अन्य धर्म के भी 2 लोग ट्रिब्यूनल में रहेंगे तो वक्फ बोर्ड में रहेंगे तो क्या दिक्कत है? इसमें आपको परेशानी क्या है, ये बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जब संविधान की बातें हो रही है, लोकतंत्र की बातें हो रही है, तो संविधान ने ये हक दिया है कि कोई भी अपनी बात को रख सकता है। लेकिन जो जेपीसी में जो मेंबर थे उनकी बातें क्यों नहीं सुनी गई? सवाल ये है, मैं उस बातों पे बात कर रहा हूँ। और आप सत्ता शासन में हैं, आप 3 तलाक की बातें कर रहे हैं। वृंदावन में कितने लाख लोग, औरतें बैठी हुई हैं, क्या वो तलाकशुदा है या बिना तलाक लिए चलिए? उनके भी ऊपर थोड़ा सा क्लियरिटी से बात हो जानी चाहिए। आप जो दिखाना चाहते हैं, मैं यही कह रहा हूं पंकज जी, कि जो लोग दिखाना चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग कि वो मुसलमानों के हित है। अरे भाई साहब, आरजू खान साहब, टू रॉन्ग थिंग्स कैन नेवर बी इक्वल। अगर वृंदावन में कुछ गलत है तो वो ठीक हो जाएगा, उसके लिए रिफॉर्म हिंदू में हमेशा होने लगा है। हम हिंदू कभी नहीं कहते कि ये जो लिखा हुआ है यही अंतिम सत्य है, इस बात को छोड़ दीजिए। रिफॉर्म की ओर दुनिया बढ़ रहा है और आपको भी तैयार होना पड़ेगा। संस्था में बदलाव का मतलब धर्म पे चोट नहीं है, आप इसको इस तरीके से मत लीजिए। और मुझे लगता है आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं वो अब बहुत तरह की बातें करने लगे। मैं आपको यही कह रहा हूं, आप देख लीजिए
दरअसल मुसलमानों की समस्या क्या है? अभी तो अजीत पटेल बता रहे थे, हमने उनको सरकारी नौकरी टीचर के बराबर सैलरी दी, हमने तमाम उसकी प्रॉपर घेराबंदी की, हमने उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखा। तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर जेडीयू कह रही है मैं सेकुलर हूं, टीडीपी कह रही है मैं सेकुलर हूं, तो आप उनको कम्युनल कैसे कह सकते हैं? मैं किसी को सेकुलर या कम्युनल नहीं कह रहा हूं। कम्युनल उनका खुद का वक्तव्य बताता है, उनका बयान बताता है। जिस तरीके से ललन सिंह ने बयान दिया पार्लियामेंट में, उनका बयान बताता है कि वो सेकुलर का चोला ओढ़े हुए थे, हकीकत ये है कि वो कम्युनल थे। मैं इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं और मैं वो चीजें बताऊंगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी वही है। और किसी भी सरकार का ये काम होता है। आप 20 सालों से बैठे हैं तो क्या करेंगे? नहीं, ठीक है, आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी है, एग्रीड, सहमत, एग्रीड। पंकज जी अगर 5 यूनिवर्सिटीज दिए राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अगर अपने वक्त में दिए तो खैरात थोड़ी दिए। अगर उन्होंने 3 रेल फैक्ट्रियां दी तो उन्होंने खैरात नहीं दिया था। और अगर हमने जो अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का आयोग का गठन किया था और उसको फिर अमली जामा पहनाया, उसको सरकार में लेके आया, तो हमने कोई खैरात नहीं किया था। अजीत पटेल, ठीक है, अजीत पटेल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पार्टी के भीतर बगावत है? कुछ लोग विरोध कर रहे थे, वो मान गए, या अभी भी विरोध का स्वर पार्टी के भीतर बहुत तेज है? कोई विरोध, कोई बगावत नहीं है। आप हमारी क्या मांगे थी? मोहम्मद गुलाम गौस, जमा साहब जो मंत्री हैं, ये लोग का विरोध जारी है या ये लोग अब संतुष्ट हो गए हैं? कोई विरोध, कोई जारी, कोई असंतुष्टि की बात है ही नहीं। अगर कुछ चीजें रहती है, ठीक है, बिल के रिगार्डिंग कुछ चीजें इशू रहती है, तो उसको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, आपने जो उसमें ऐड कराने का काम किया, उसमें संतुष्टि। आप देखिए कि कोई संशोधन बिल हो रहा है तो सबको अपने अपने पक्ष का जो है चीजें रखने का जो है मौका मिलता है। तो हमारे पार्टी के भी जो है नेता ने जो है कुछ चीजें जो फैक्ट उसमें जो है रखने का काम किया, तो उसमें असंतुष्टि, विरोध, भास कहीं नहीं है। हमने जो चीजें है वो क्लियर कट संसद में डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि जेडीयू को मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर के कहा जाता है कि जेडीयू 10-12% वोट तब भी ले लेती है जब वो बीजेपी के साथ रहती है। आपको लगता है कि इस मसले पर जिस तरीके से आरजेडी बात कर रही है और पार्टियां बाहर राजनीति कर रही है, आवाज उठा रही है, उससे जेडीयू काफी मुश्किल में होगी, टीडीपी मुश्किल में होगी? मैं जरा 2-3 संशोधन की बात मैं कर दे रहा हूं। 1995 में क्या था, वक्फ कौन बना सकता है, इस पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। संशोधन में है केवल संपत्ति के वैध मालिक ही वक्फ बना सकते हैं। सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं, ये पहले था। अब है कि सरकारी संपत्तियों को वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। फिर है कि वक्फ न्यायाधिकरण को विवादों पर अधिकार नहीं। अब है कि जिला कलेक्टर सह निर्धारित करेंगे कि संपत्ति वक्फ का है या सरकारी भूमि है, उनका निर्णय अंतिम होगा। पहले था कि मौखिक मान्यता भी स्वीकार्य थी, अब है कि मौखिक घोषणाएं अब वैध नहीं है, बल्कि वैध वक्फनामा के बिना संपत्तियों को विवादित माना जाता है। इस तरह से संशोधन के कुछ प्रावधान है। अगर वो जेडीयू के मुसलमान हो या आरजेडी के मुसलमान हो या बीजेपी के मुसलमान हो या कांग्रेस के मुसलमान हो, कोई भी मुसलमान अगर इसको पढ़ेंगे और बार बार वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और इस पारदर्शिता को अगर समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होगी। हाँ, लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड के हितों की अनदेखी हो रही है, उसके लिए आप तो कोर्ट में जाइए ना भाई, आपत्ति दर्ज करने के लिए जाइए। कोई थोड़े है कि पार्लियामेंट में टेबल हो जाएगा, ये बिल पास करा देंगे, प्रेसिडेंट साइन कर देगी, एक्ट हो जाएगा, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर इसको ट्रांसपेरेंट की कोई मौखिक बोल दिया, अब उसी की मान्यता हो गई। अब है कि नहीं, लिखित होगा।
हाई कोर्ट में जिसकी आपने चर्चा की कि ये जो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति जा सकता है, ट्रिब्यूनल का फैसला को अंतिम फैसला कैसे मान लिया जाएगा? तो अगर कुछ संशोधन की बात की जा रही है, इसमें सबके हित की बात की जा रही है और सबसे ज्यादा हित तो मैं मानता हूं कि मुस्लिम के हित की बात की जा रही है कि एक वर्ग तो जरूर लाभान्वित था, लेकिन एक वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वो पसमानदा मुसलमानों के बारे में मैं कह रहा हूं, वो जो बोहरा मुसलमान है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं शिया और सुन्नी मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूं कि उनके हिस्से में क्या आता था। अगर बिल में ट्रांसपेरेंसी आती है, वक्फ बोर्ड ही नियंत्रित करेगी चीजों को, थोड़ा कोई दूसरा कोई कर लेगा। अगर दान की हुई जमीन है, दान वक्फ की गई, तो वो जमीन का मालिकाना हक उन्हीं को होगा, लेकिन वो मौखिक नहीं होगा, लिखित होगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां होगी तो आप कानून में आप उनकी मदद ले सकते हैं, कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इसमें कहाँ कोई, मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी के मुसलमानों को बहुत बड़ी आपत्ति की जरूरत है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री फिर बनी क्यों? जब उनकी बात ही नहीं सुनी गई तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कैसे बन गई? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लोगों का सिग्नेचर होगा, तब जाकर के वो रिपोर्ट तैयार हुई है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड, क्या उन लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया उस रिपोर्ट पर? अगर नहीं किया तो बता दे क्या क्या करके कि नहीं, मेरे हिसाब से इतनी आपत्तियां थी, बिना हमसे ये सहमति लिए हुए बिल को टेबल कर दिया गया। उसके बाद भी अभी सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा रहा है। मैं नहीं मानता हूं, थोड़ा चीजों को समझने की जरूरत है। जब हम किसी चीज को आपने बहुत क्लियर कर दिया, मामला बहुत संजीदा है। मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए और जो आपत्ति है लोकतंत्र में उसका विरोध करने का उनका अधिकार भी है। पर दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू और टीडीपी इसके समर्थन में दिखाई पड़ रही है। उन्होंने जो कुछ भी अपने प्रस्ताव दिए थे उसको मान लिया गया है, ऐसा जेडीयू के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता खुल करके साथ दे रहे हैं। तो ये बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर राजनीति हुई तो क्या जेडीयू को इस पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? क्या आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट इसको तूल भी दे सकती है? हम तमाम बातों पर नजरें बनाए रखेंगे और लगातार इस पर डिबेट करते भी रहेंगे। आरजू खान साहब, अजीत पटेल, डॉक्टर संजय कुमार, आलोक वत्स जी, तमाम लोगों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।